कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। सो गाइस, आई हैव स्टार्टेड माय न्यू पॉडकास्ट। अभी मैंने सोच लिया है कि अब मैं पॉडकास्ट डालूंगा, बहुत सारे नए नए लोगों को लेके आऊँगा। जो भी नॉलेज वाली बातें हैं हम यहाँ पे करेंगे, आपको टिप्स देंगे। फिटनेस से रिलेटेड हो गया, अदर्स चीज़ें से रिलेटेड हो गया, सारी बातें हम करेंगे हमारे पॉडकास्ट में। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए मुझे। सो स्टार्ट करते हैं मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट। एंड ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा, नॉलेज कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था। और जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं गोविंद सर हैं, जो कि मेरे सीनियर हैं एंड उनको 13 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है। सो इसमें हम बातें करेंगे कि आपको इंजरी है तो आप कैसे डील कर सकते हो। आप कॉर्पोरेट लाइफ में काम करते हो, आपके बैक में प्रॉब्लम है, लोअर बैक में प्रॉब्लम है, तो आप कैसे डील कर सकते हो। न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है वो चीज़ भी हम बताएंगे, वो चीज़ भी कवर करेंगे। कार्ब्स लेना है नहीं लेना है, जो कि बहुत सारे लोगों की मिथ होती है, वो चीज़ हम कवर करने वाले हैं। और ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में। सो गाइस, बने रहो मेरे साथ। थैंक यू सो मच। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके गोविंद सर, तो कैसा लग रहा है आपको मेरे फर्स्ट पॉडकास्ट में एज अ गेस्ट? एक्साइटेड हूँ ये आपने बुलाया है, अपने इनवाइट किया है, सो Thank इसके you. लिए मैं आपको थैंक करता हूँ। ओके, सो मैं भी एक्साइटेड हूँ। अभी मेरा भी फर्स्ट पॉडकास्ट है, थोड़ा नर्वस भी हूँ, बट ठीक है, हम करेंगे बातें जो भी है फिटनेस से रिलेटेड, लोगों तक पहुँचाएंगे कि फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसमें क्या क्या नॉलेज होते हैं, डाइट से रिलेटेड, वर्कआउट से रिलेटेड, इंजरीज से रिलेटेड, हम सारी बातें करेंगे आपके साथ। सो स्टार्ट करते हैं। सो अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आपकी फ़िटनेस जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? ऐसा क्या स्पेसिफिक मोमेंट था जहाँ पे आपको लगा कि मुझे फ़िटनेस इंडस्ट्री में जाना चाहिए? क्योंकि आप पावर लिफ्टर भी हो और आप एज अ ट्रेनर भी काम कर चुके हो, आपको 10 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो आपको क्यों ऐसा लगा कि फ़िटनेस इंडस्ट्री में आपको जाना है? तो मेरा एक्चुअली फिटनेस इंडस्ट्री जो है उसका एक्सपोजर हुआ 2012। ओके। एक्चुअली मैं उस टाइम पे एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता था, तो उस टाइम पे मेरे हेल्थ के काफ़ी क्राइसिस हुए थे, तो मैंने छोड़ दिया। तो फॉर्चुनेटली मैं उस टाइम पे ऐसे ही सेंटा क्रूज गया था, जहाँ पे K11 अकेडमी है। हाँ। जस्ट फॉर मैंने केदार सर का फ़ोटो देखा, मैंने बोला चलो इंक्वायरी कर लेते हैं क्या है हेल्थ फिटनेस है। जब मैंने इंक्वायरी करने के लिए अंदर गया तो केदार सर वहाँ पे प्रेजेंट थे उस टाइम पे। केदार सर ने K11 के ओनर? K11 फिटनेस ट्रेनिंग, बराबर। तो उन्होंने फिर वहाँ पे मेरी काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग करने के बाद फिर मेरा इंटरेस्ट जागा, तो मैंने एनरोल किया टू डू अ सर्टिफिकेशन। आई वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ कि मैं इस इंडस्ट्री में ट्रेनर इंडस्ट्री में आने के लिए इंडस्ट्री में आने का कोई सोच नहीं था। जनरल नॉलेज, फॉर जनरल नॉलेज के लिए मैंने एनरोल किया। तो उसके बाद जब ट्रेनिंग हुई, जब थियोरेटिकल नॉलेज हुआ, उसके बाद प्रैक्टिकल हुआ, तो उसके बाद इंटरेस्ट जागा। फिर वहाँ पे एक फैकल्टी मेंबर थे जिन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि ऐसा ऐसा है, व्हाई डोंट यू मेक अ करियर इन इट। ओके। तो आई वॉज अ लिटिल डाइसी, लेकिन मैंने बोला चलो, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग राइट नाउ, मैं कहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा, तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो उसके बाद मैंने K11 की एसोसिएट, उनका ही ओनरशिप में 5 फिटनेस है, तो वहाँ पे ज्वाइन किया। तो उसके बाद दैट इज़ द पॉइंट वेयर माई फिटनेस जर्नी स्टार्टेड। मतलब उसके पहले आपको कुछ प्लान नहीं था कि मेरा कोई प्लान नहीं था फिटनेस इंडस्ट्री में आने का, बट या आई वॉज गोइंग थ्रू हेल्थ क्राइसिस। फिटनेस इंडस्ट्री ने आपको चूज कर लिया? हाँ, फिटनेस इंडस्ट्री ने मुझे चूज कर लिया। ठीक है। तो उसके बाद हेल्थ क्राइसिस भी मेरे जो है वो इम्प्रूव होने लगे। लाइक क्या प्रॉब्लम था आपको? काफ़ी मैं उस टाइम पे वीक था, मेरा काफ़ी वेट डाउन था। आई वॉज बिलो, आई मीन ऑलमोस्ट 50 kgs पे आ गया था। ओके। इट वॉज नॉट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू माई हाइट एंड ऑल, इट वॉज वे टू लो। ओके। तो उसके बाद फिटनेस जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। सो उसके पहले आप जिम करते थे या डायरेक्टली आपने सोचा कि नहीं, पहले मैं जिम करता ही नहीं। अच्छा। मैंने कभी किसी लोकल जिम में भी पैर नहीं दिया। ओके। आई यूज्ड टू बी एन एथलीट। मैं मुंबई के लिए खेल चुका था क्रिकेट, अंडर 16, अंडर 19। ओके, उसके पहले आप क्रिकेट खेलते थे? यस, उसके बाद काफ़ी लंबा गैप हो गया था क्रिकेट छोड़ के, तो फिर कभी मैंने उसके तरफ देखा नहीं था। आई यूज्ड टू प्ले ऑन एंड ऑफ डोमेस्टिक, बट प्रोफेशनल क्रिकेट जो था उसके बाद ख़त्म हो गया था। ओके। तो उसके बाद फिर डायरेक्टली
इसमें तो उसमें Fitness कोई industry में मैंने आ गए। कभी यही नहीं किया था, वर्कआउट वगैरह कुछ नहीं किया था. दैट इज द जर्नी व्हेन आई स्टार्टेड. ओके, और और फिटनेस जैसे मैंने K11 की एसोसिएट है, जैसे 5 फिटनेस में जब मैं एज अ फ्लोर ट्रेनर फर्स्ट ज्वाइन हुआ, तो आई केम इन टू एक्सपोजर मेनी डिफरेंट पीपल. उनके अलग अलग चीज़ें थी, उसके साथ एक्सपोजर हुआ. फिर अपनी फिटनेस के ऊपर काम ज़्यादा चालू हुआ उसके बाद, क्योंकि एज ए जनरल ट्रेनर हाँ, सबसे खुद पहला हमें- टास्क था कि अपना खुद का खुद फिटनेस का फिटनेस इंपॉर्टेंट है। तो के मैं फॉर्चुनेट टचवुड कि केजाद सर का गाइडेंस मुझे मिल गया. इज द गुरु ऑफ दिस इंडस्ट्री. या K11 इंडिया का बेस्ट इंडस्ट्री है ना फिटनेस, नो डाउट अबाउट दैट. K11 इज द बेस्ट K11 से ही सब लोग निकले, K11 से ही IFS सब से लोग- IFSI सारी इंडस्ट्री वहाँ से ही निकले ना। इंडस्ट्री मैक्सिमम निकली. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जर्नी स्टार्ट हुआ, सर्टिफिकेशंस करते गए अलग अलग. केजस सर के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब मैंने बहुत सुना उनके बारे में कि वो बहुत अच्छे थे, अभी तो नहीं है बहुत फिलहाल वो, अच्छे, बट बहुत अच्छे थे. उनके साथ ट्रेनिंग होती थी, फिर हर महीने वर्कशॉप्स होते थे. Workshops, खुद okay. पर्सनली लुक करते थे. केजस सर लेते थे। केजाद सर खुद लेते थे वर्कशॉप. तो पर्सनली वो बहुत इनटू थे कि मेरे जो बंदे हैं या जो मेरे अंडर ट्रेन हुआ परफेक्ट होने चाहिए. ओके, फिटनेस की नॉलेज उनमें डीप इनग्रेंड होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि नहीं सिर्फ आए कि आपको कुछ सिखाया पढ़ाया और चले गए. नहीं, आपने जो फिटनेस है वो अपने क्लाइंट में उतारनी है. जो नॉलेज आपका है वो आपके क्लाइंट में उतारना है. ये उनका टास्क था. अच्छा, उनका बोलना ये नहीं था कि वो आपके लिए एक प्रोडक्ट नहीं है. आपको उनकी लाइफस्टाइल बदलनी है, आपको पूरा लाइफ उनका चेंज करना है. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं कि आपकी सिर्फ बॉडी बदलेगी, उनका माइंडसेट भी बदलना चाहिए. ओके, फिटनेस उसके लाइफस्टाइल में आना चाहिए. ये केजाद सर का गोल था जो हम लोग के अंदर उन्होंने डाला, और हम लोग ने वही सेम गोल को सभी अपने क्लाइंट्स में एप्लीकेशन किया. ओके. सो ऐसे बहुत सारे क्लासेस में ऐसा होता है कि पे कर देते हैं फॉर द सर्टिफिकेट, फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है पैसे के लिए, नहीं तो ऐसा वहाँ पे हुआ कभी? नहीं, ऐसा? K11 कैसे दे देते हो? वेरी थरर, वेरी थरर. Okay. अभी भी K11 पूरा थरर नॉलेज के ऊपर काम करता है. ओके, दैट आई कैन बी अश्योर्ड ऑफ कि K11 में कैसा आपको प्रैक्टिकल लेक्चर्स रेगुलरली अटेंड करनी है. अगर एक भी लेक्चर आप नहीं अटेंड करते, उस टाइम पे जब मैंने सर्टिफिकेशन 2023 हाँ 13 12-13 की बात है, जब फर्स्ट सर्टिफिकेशन 13 साल हो गए। हाँ, फर्स्ट सर्टिफिकेशन. उसके बाद अलग अलग सर्टिफिकेशंस करते गए Okay. जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होता है. तो उस टाइम पे भी यही था कि आपको हर एक लेक्चर और अटेंड करना, जो भी थियोरेटिकल नॉलेज है उसके साथ साथ प्रैक्टिकल लेक्चर्स भी हर अटेंड करना है. अगर आप एब्सेंट रहते हो तो आपके वहीं पे आपके सर्टिफिकेशन को इम्पैक्ट करेगा. ओके, दिस वाज द क्रूशियल थिंग. क्योंकि अगर आप अटेंड ही नहीं कर रहे हो, आप Strictly. डायरेक्टली आओगे बोलेंगे मैं एग्जाम दूंगा, कोई भी आप कौन सा भी परसेंटेज कमाओ, कौन से भी आप टॉप मोस्ट 90% अबव कमाओ, उसमें कोई मतलब नहीं है अगर आप थरर नॉलेज नहीं लेंगे. ओके, नॉलेज इम्पोर्टेंट है। हाँ, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है. As फिटनेस में इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली अपने इधर कैसा है, बिकॉज इट्स एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर. एक ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है. वी कम इन बिटवीन. हम ना ही सर्विस सेक्टर में आते हैं ना ही मेडिकल सेक्टर में आते हैं. बीच में हम आता है। बीच में हैं. अटक जाते हैं। और अपना जो सेक्टर है कम्प्लीटली अनऑर्गेनाइज. ओके, तो बिकॉज इट्स अनऑर्गेनाइज, हमें केदार सर का ये गोल था कि उसे ऑर्गेनाइज बनाना है. हर एक स्टूडेंट पे रहना ही चाहिए। हाँ, तो सेक्टर को हम लोग कैसे, बिकॉज हम लोग एक ये नहीं बना सकते, यूनियन नहीं बना सकते, लेकिन एक इंडिविजुअल ट्रेनर एक यूनियन है. हाँ, वो डिसिप्लिन आपको डालना था. तो दैट इज हाउ इट इज. ओके. सो अभी आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई तो हमने बात कर लिया. अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम आपसे. आपको कभी कोई सीरियस इंजरी हुआ है लाइफ में या फिटनेस के टाइम, जब आप कंपटीशन कर रहे थे, कॉम्प्लीट कर रहे थे, तब आपको कुछ इंजरी हुआ था और आप उससे डील कैसे किए, और क्या इंजरी हुआ था आपको? लाइफ में काफ़ी सारी इंजरीज हुई मुझे. मैं जब अंडर 16 अंडर 19 खेलता था तभी भी काफ़ी इंजरीज हुए हैं. तो क्रिकेट फिटनेस इंडस्ट्री में बेसिकली इंजरीज, देखो आप किसी भी, फिटनेस इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्पोर्ट, ये आपको समझ. हाँ, इंजरीज इज पार्ट ऑफ लाइफ. आपको कहीं ना कहीं इंजरीज होंगी. हर एक स्पोर्ट में. हाँ, आपको उसको डील करना, उसमें से निकलना है, ये बहुत बड़ा गेम है. अभी मुझे फिटनेस इंडस्ट्री में जो है, मैं जब से हूँ
तब से एक बार नी में इंजरी हुआ है व्हेन आई वाज स्क्वाटिंग अराउंड 200 केजी, मोर देन 200 केजी। स्क्वाट्स हाँ स्क्वाट्स, तो नी में आपने इंजरी 200 केजी स्क्वाट्स इट वाजंट दैट फेटल कि ऑपरेशन वगैरह होगा, बट Okay. इट वाज रिस्ट्रिक्टेड। फिर मेरा मूवमेंट और मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड हुआ था। इट टुक अ हैवी टोल, मैं लेग्स वर्कआउट नहीं कर पा रहा था। ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स मैंने लेग्स वर्कआउट नहीं किया था। बट देन अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें उस टाइम पे अपना माइंड को शार्प रखना है कि यस यू कैन कम आउट ऑफ दैट एज वेल। सो अब रिकवर कैसे हुए? लाइक 6-7 महीना आपने लेग्स नहीं किया, तो रिकवर कैसे हुए उस चीज़ को? रिकवर मीन्स आपको ये समझना है कि रिकवरी एक लॉन्ग प्रोसेस है। आप बोलोगे कि मैं कल दवाई खा लूँगा रिकवर हो जाऊँगा, नहीं है। आपकी बॉडी जो है उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत की रोल प्ले करते हैं। हाँ, आप वो बैलेंस बनाओगे तो आपकी रिकवरी भी फास्ट होगी। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका मेंटल बैलेंस बनाना, जिसके लिए आपको देखो मैं ये बोलता हूँ कि मॉडर्न वर्कआउट्स आर एसेंशियल, साथ ही साथ आपको ट्रेडिशनल वर्कआउट्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। योगा एंड मेडिटेशन ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग योर मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल हेल्थ। बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग थ्रू एन इंजरी तो आपका मेंटली आपके ऊपर बहुत स्ट्रेस रहता है। हाँ, तो योगा और मेडिटेशन ये दो चीज़ों ने हेल्प किया फॉर मी टू रिकवर ड्यूरिंग दैट टाइम, कि रिकवरी के टाइम में मेरा माइंड जो है वो डाइवर्ट ना हो। क्योंकि रिकवरी के टाइम पे इवन इफ़ यू अंडरस्टैंड, अगर नी में मेरा फर्स्ट इंजरी हुआ था तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मैं खड़ा नहीं रह पा रहा था, तो मैं क्लाइंट्स को बेंच पे बैठ कर ट्रेन कर रहा था। नहीं कर सकते हो, हाँ, सपोर्ट नहीं मैं दे सकते। सपोर्ट देने के लिए नहीं हाँ। खड़ा, तो बेंच पे बैठ कर ट्रेन करता था, लेकिन गाइडेंस मैं प्रॉपरली दे पाता था। सो आई वॉज कीपिंग माई माइंड शार्प इन दैट। सून एज रिकवर्ड, फिर एक दूसरा फेटल इंजरी हुआ जो हुआ मुझे 2018 में व्हेन आई गॉट अ मसल टेयर। ओके, So it was a tendon ligament tendon rupture. लेफ्ट हाँ, बाइसेप्स so left bicep का rupture हो गया when I was doing a heavy deadlift. ओके, कितना वेट कर रहे थे? Was around 250. 250? Yes. तो कन्वेंशनल और सुमो? हाँ, conventional. Conventional. Regular. Sumo is cheat. हाउ मेनी रेप? Let me be honest. कोई कितना भी इंडस्ट्री में कुछ भी बोले, sumo is cheat. ओके, हाँ, तो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट कर रहा था तो मसल टेयर हो गया था थर्ड रेप ड्यूरिंग लिफ्ट? ओके, ना थर्ड रेप, ओके। थर्ड रेप। तो दिस वाज द बिगेस्ट इंजरी है। उसके बाद फिर सर्जरी हुआ, ओके, देन आई गॉट अ ब्रेस एंड ऑल। तो आई वाज कंप्लीटली लाइक ऑलमोस्ट आप बोलोगे तो 1.5-2 महीने तक तो ये था, पूरा आर्म में ये लगा हुआ था, फ्रैक्चर हुआ था तो पूरा। उसके बाद ब्रेस दिया गया था क्योंकि ब्रेस के कारण थोड़ा थोड़ा मोबिलिटी इंप्रूव होना चाहिए। तो टुक मी अराउंड ऑलमोस्ट ईयर टू कम बैक इनटू वेट ट्रेनिंग अगेन। वेट ट्रेनिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेट लिफ्टिंग। वेट ट्रेनिंग में आने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 1 साल लग गया। दैट वाज अ बिगेस्ट थिंग। 2018 से 19 तक का जो टाइम। ओके, आपके खुद के वर्कआउट स्टार्ट करने के लिए 1 साल लग गया? हाँ, 1 साल लग गया। तो क्योंकि उसमें फिर physio भी इंजरी चालू था? हुई, फिर वो बिकॉज इट्स अ टेंडेंट थिंग। हाँ, तो उस इंजरी को रिकवर होने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि अगर फिर से रप्चर हो गया, वर्कआउट में आ गए, तो उसका फिर कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो इसी के लिए उसको टाइम देना पड़ा मुझे, हीलिंग के लिए टाइम देना पड़ा। फिर इसके बाद पोस्ट रिहैब था, पोस्ट सर्जरी रिहैब में, उसमें ऑलमोस्ट 2 महीने रिहैब में चले गए। फिर रिहैब के बाद आहिस्ते आहिस्ते रिकवरी चालू हुई। फिर शॉर्ट वर्कआउट्स होने लगे, हफ्ते में 1 बार वर्कआउट। ओके, स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर मैक्सिमम हम लोग स्ट्रेस कर रहे थे उस टाइम पे। जैसे मेरे फिजियो ने मुझे डायरेक्ट किया था, आपको स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा। हाँ, उस टाइम पे योगा और उसके मूवमेंट्स ज़्यादा चल रहे थे। स्लोली एंड स्टेडीली रिकवर होने चालू हो गए उसमें से। एंड देन स्टार्टेड ट्रेनिंग लाइट बाय 2019 ऑलमोस्ट 6 मंथ्स में मैं कम्प्लीटली उसी वेट पे आ गया था जिस वेट पे मैं इंजर हो गया था। रिकवर हो गए थे वापस से? हाँ। ओके, लेकिन जब 2 महीना आपका इंजरी था तो वो टाइम पे आपने कैसे डील किया? लाइक क्लाइंट्स हो, फिर प्रॉब्लम हुआ होगा कि आप ट्रेन कैसे कर रहे होगे, क्योंकि आपका तो फिजियो चालू था, रिहैब चालू था, तो उस टाइम हाँ, पे आई कैसे क्या कर यूज रहे टू थे आप? ट्रेन लाइक मैंने उस टाइम पे अपने क्लाइंट्स को बोला था, देखो मैं 2 महीने बिकॉज ये था फ्रैक्चर था तो मैं कुछ जा ही नहीं सकता था बाहर। ओके, तो जिम नहीं जा रहे थे आप? जिम नहीं जा सकते ओके। थे, तो आई यूज टू गाइड देम ऑनलाइन। ऑनलाइन? ओके। उस टाइम पे मोबाइल पे। आपको लगता है कि ऑनलाइन बेटर है कंपैरिजन जो सामने से हम करते हैं? फिजिकल इज द फिजिकल इज ऑलवेज बेटर। ओके, You need someone standing right behind you when you're training.
बिकॉज माई क्लाइंट्स वर विथ मी फॉर लॉन्गर टाइम, मतलब वो मेरे साथ काफ़ी दिनों से थे, तो मेरे जो डायरेक्शंस थे वो उनको अच्छे से अच्छे समझ से पता पाते, था फॉर्म टेक्निक्स, फॉर्म टेक्निक जब भी मैं बोलता हूँ वो समझ पाते थे। हाँ, टेम्पररीली एक ट्रेनर उनके पीछे रहता था, जब भी अगर वो कोई हैवी वेट ले रहे सपोर्ट के लिए। सपोर्ट के लिए, ओके, जब लगेगा सपोर्ट तो मैंने बता के रखा था इंस्ट्रक्शंस कैसे से, अगर मेरे हैवी वेट लेंगे तो उसके लिए मुझे सपोर्ट के लिए ट्रेनर्स देंगे। ओके, तो ये सब प्रोसेस था। तो या बिकॉज उनको पता था कि मेरा इंस्ट्रक्शंस क्या है, मेरा उनके साथ, मेरे अपने सिखाने का क्लाइंट्स के तरीका साथ क्या है। कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा था कि उन्होंने वो पूरा फेज मेरा जो है वो बहुत अच्छे से समझ के ले लिया कि मेरा रिकवरी फेज में था। दे वर विथ मी ड्यूरिंग दैट रिकवर फेज, एंड दैट इज़ हाउ आई गॉट थ्रू दैट फेज, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज था। क्योंकि अगर आप इंजर्ड हो जाते हो, आप नहीं जा रहे हो, आप प्रेजेंट नहीं हो, क्या हो जाता है कभी कभी क्लाइंट लूज हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा खतरा रहता है क्लाइंट लूज होने का। अपनी हाँ। इंडस्ट्री ऐसी है कि क्लाइंट लूज होने को टाइम नहीं लगता। इंडस्ट्री में कंपटीशन भी है, कोई किसी का क्लाइंट भी ले सकता है। फ्लोर पे ये ये बहुत fact होता है। है, फ्लोर पे ये बहुत होता है। ये फैक्ट है, फ्लोर पे ट्रेनर की होता है, छुट्टी रहती है तो फिर दूसरे ट्रेनर करते हैं। हाँ, होता है। कि मुझे दिस ऐसे इज द हो सकती है। फैक्ट, हाँ। ये इंडस्ट्री का फैक्ट है, ये आपको समझ के चलना है। तो मैं भी एक ट्रेनर हूँ तो मुझे पता है ये चीज़, और अभी भी मैं Yes. एज अ ट्रेनर जॉब कर रहा So हूँ। because I've been into training, then into middle management, then into top management, तो मैंने उस फेज में से गया हूँ, तो मुझे पता है कि ट्रेनर्स के क्या क्या सीन। आप फिटनेस 11 के ये भी हो ना, मैनेजर हो ना ऑल ओवर मुंबई के? हाँ, ओके, वो अभी मैं छोड़ चुका हूँ वहाँ से। अच्छा। So I right now I'm doing my personal stuff, ओके, some of my investment things and all. ओके। तो सो अभी आगे बढ़ता है, कुछ और मैं क्वेश्चंस करता हूँ आपसे। बट बाय द वे कैसा लग रहा है आपको, लाइक पॉडकास्ट में ऐसा नर्वस फील हो रहा है, नहीं हो रहा है? नर्वस ऐसा फील नहीं हुआ है, बस समथिंग डिफरेंट एक्सपीरियंस, ओके, डिफरेंट एक्सपीरियंस। बिकॉज आपका भी फर्स्ट टाइम है, मेरा भी फर्स्ट हाँ, टाइम ही है। मैं एक्चुअली आई एम द सॉर्ट ऑफ पर्सन जो कैमरा के सामने नहीं आते। मैं जानता हूँ सर को पर्सनली। हाँ, तो हम लोग कैमरा पे आना पसंद नहीं करते ज़्यादातर, बिकॉज आपके साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, Thank you, तो sir. आपने इंसिस्ट किया कि लेट्स हैव, मतलब ठीक है चलो लेट्स हैव सम इंटरेक्शन। तो कुछ कैसे नई चीज़ें एक start करते अलग हैं। हाँ, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू भी आना चाहिए लोगों के सामने। बिकॉज अभी आपको लेने का एज अ गेस्ट चाहिए था मेरा रीज़न, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, फिर आपने इंजरीज झेला मोर है। देन 12 years। इंजरीज, हाँ ऑफकोर्स 13 ईयर्स हो गए, आपको नॉलेज है उतना, आप हमारे सीनियर हो, इसके लिए मैंने आपको बोला कि चलो हम करते हैं, और आपने भी फटक से बोला कि चलो हाँ करते हैं सर, आप बोलो कभी करना है, आप मुझे डेट टाइम भेजो, हम करते हैं। हाँ। सो उसके लिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू सो मच। सो अभी स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो जब आप एज अ ट्रेनर वर्क कर रहे थे, एज अ मैनेजर वर्क कर रहे थे, जब आप अपने क्लाइंट को सिखा रहे थे, तो ज़्यादातर क्लाइंट्स में मेजर इशू आपने क्या देखा है, मेजर इंजरी, कि ये एक इंजरी है, ये ज़्यादातर क्लाइंट्स को या मेंबर्स को होता है, ज़्यादातर लोगों को होता है जो मेजर इंजरी है? मेजर इंजरी मैंने देखा है वो है मैक्सिमम बैक रिलेटेड होता है। ओके, क्लाइंट्स का कैसे होता है, ज़्यादातर आपके जो क्लाइंट्स होते हैं वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल से है। बिकॉज ऑफ दैट क्या है, उनका जॉब क्या है, सीटेड है। ह्यूमन बॉडी इज नॉट मेड टू बी सीटेड इन वन स्टैंडर्ड पोजिशन। आपके लोड बेरिंग जॉइंट्स को इसीलिए बनाया गया है कि उसको आपको लोड देना है, आप उसको काम बहुत मिनिमम करते हो। उसके कारण क्या हो जाता है, आपके जो स्पाइन है उसके ऊपर जोर आ रहा है पूरे दिन बैठे हुए। ओके, सेकेंडली यू पुटिंग ऑन वेट, अ लॉट ऑफ वेट, बिकॉज कैलोरीज जो है आप इनटेक तो करते हो लेकिन Surplus है। खत्म नहीं, हाँ वो यूज अप नहीं होती। तो स्पाइन इंजरीज वाले बहुत सारे किस्से आते ओके, हैं। कैलोरीज बर्न नहीं होती हैं। हाँ, और तो आप स्पाइन कैलोरीज को इंजरीज surplus में खाए जा के रहे हो। नॉट जस्ट सीटेड का, बहुत सारी चीज़ें होती है। गलत पोस्चरिंग भी होती है, काफ़ी लोगों को हंचबैक होती है, काफ़ी लोगों का बोलते हैं ना कि कुछ एक्टिविटी ऐसी करने जाओ जहाँ पे नी जब मूवमेंट्स आ जाते हैं, झकी मूवमेंट्स से उसके कारण भी इंजरीज हो जाती है। मैक्सिमम स्पाइन इंजरीज जो है हाँ, वो मैंने डील की है। ओके, स्पाइन इंजरीज, या फिर कोई किसी स्पोर्ट में खेलने जाए, समझो टर्फ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ACL टेयर, ये एक सेकंड मोस्ट Second इंजरी most है injury। आफ्टर स्पाइन, हाँ। वो है ACL टेयर। ACL। तो ACL टेयर में भी काफ़ी सारी इंजरीज है जो हमने डील की है। सो आप कैसे क्लाइंट को एक्सप्लेन करते थे, जैसे जिनको प्रॉब्लम था, जो बैठे बैठे जिनका बॉडी स्ट्रक्चर ख़राब हो चुका था, तो उनको आप कैसे समझाते थे, कैसे उनसे डील करते थे? और अगर किसी को इंजरी है, बहुत लोगों को साइटिका का प्रॉब्लम होता है, तो आप कैसे उनको समझाते थे कि अभी हमें धीरे धीरे जाना है, और क्या वर्कआउट शेड्यूल आप देते थे स्टार्टिंग में?
देखो सबसे पहले तो हमें कोर में जाना ज़रूरी है, इंजरी के कोर में जाना ज़रूरी है कि इंजरी क्या है, हमें ये समझना ज़रूरी है कि उसके वो जो जिस भी फिजिशियन के थ्रू आया है ओके तो उसका समझना ज़रूरी है कि उसने क्या प्रोटोकॉल किया था उसको आप इंजरी से निकलने के लिए। देखो फर्स्ट स्टेज ये होता है कि फिजिशियन आपको कम्प्लीटली बेड रेस्ट पे डाल देता है, हाँ आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं कराएगा, यानी आपको उस इंजरी से बाहर आने के लिए एक टाइम पीरियड रहता है जिसमें कम्प्लीटली आपकी बॉडी स्टैग्नेंट है, कुछ नहीं कर रही है। वर्क नहीं कर रही है। हाँ जैसे मेरे साथ हुआ था इंजरी में, हम लोग कुछ नहीं कर रहे 2 महीने तो कुछ नहीं किया था आपने। हाँ। हाँ तो उस फेज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। हर ट्रेनर को ये बात समझनी जरूरी है कि क्लाइंट किस स्टेज से आ रहा है, क्योंकि उसकी मेंटली वो जो है वो उस एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है, वो डरा हुआ है, ही स्कैर्ड। वो कोई भी वेट आपको दो उसको वो नहीं करेगा, वो मेंटली डरा हुआ है। डरा हुआ है क्योंकि पहली बात आपको ये समझनी है कि उसको उस मेंटल बैरियर को तोड़ना जरूरी है कि वो डर से बाहर निकले। आपको सबसे पहले अपने क्लाइंट के साथ बैठ के काउंसलिंग करनी है। आपका नॉलेज यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने जो फिजियोलॉजी, काइनेसोलॉजी, एनाटॉमी सीखी है उसको आपको यहाँ पे पिक्चर में लाना है टू मेक हिम कंफर्टेबल, टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट ही नीड्स, ही डजंट नो व्हाट यू वांट। हाँ उसे क्या चाहिए उसे पता नहीं है। वो आया है डरा एक हुआ है। होप के साथ आया आपके पास कि आप उसको हेल्प करोगे। वो मुझे ठीक कर देंगे जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है। हाँ उसकी जो प्रॉब्लम है आप उसको ठीक करोगे, लेकिन उसको सबसे पहले तो माइंडसेट बनाना है। आपको सबसे पहले उसके साथ बैठ के काउंसलिंग करनी है। दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट। हाँ ट्रेनर्स सबसे पहले गलती क्या करते हैं, काउंसलिंग करते नहीं हैं। डायरेक्टली आप फ्लोर पे लेके जाओगे, ये करो ये करो ये करो, थेराबैंड देंगे फॉर इनिशियल स्टेज, फिर आप उसको फ्लोर एक्सरसाइजेस कराओगे। ये सब पार्ट है एक्सरसाइज का, दैट इज कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन सबसे पहले आपको उसको समझना जरूरी है। उसकी बॉडी को समझना जरूरी उसकी है। बॉडी को समझना है, प्रॉब्लम क्या सबसे है? बॉडी से ज्यादा उसके माइंड को समझना पड़ेगा। यू नो हाउ टू ट्रीट अ पर्टिकुलर इंजरी। या उसको आपको स्ट्रेंथन करना पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस किस माइंडसेट से आ रहा है आपके पास, किस होप से आ रहा है। उसकी लाइफस्टाइल क्या है आपको पता है नहीं नहीं। पता है। आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है Counseling। कि उसकी लाइफस्टाइल, उसका डेली रूटीन क्या है। बैकग्राउंड कैसा जब वो आपके साथ ओपन होगा तब उसको आपके ऊपर ट्रस्ट बैठेगा कि आपको करना क्या है। उसको मतलब ये समझ में आ जाएगा कि सामने वाला बंदा जो ट्रेनर है वो समझ पा रहा है कि मैं आपको क्या सलाह देगा। देन कम्स द पार्ट कि फिर इंजरी से लाइट मूवमेंट्स के ऊपर आएंगे। सबसे पहले तो जो जॉइंट रहेगा, जहाँ पे भी इंजरी हुई है वहाँ पे मोबिलाइजेशन होना ज़रूरी है। वो कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड है, ओके कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है वहाँ पे, जीरो है। हम लोग जीरो मान के चलते हैं हमेशा। वी नेवर काउंट इट एज 10, 15 या 50% और 60%। नो, वी ऑलवेज काउंट इट एज जीरो। जीरो से शुरू करना है, आगे जाना है। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। वहाँ से अगर आप शुरू करोगे, फिर आपका इनिशियल जो फ्लोर एक्सरसाइजेज है, एवरी ट्रेनर नोज। स्पेशली मेरा बोलना ये है कि ज़्यादातर जो ट्रेनर्स होते हैं, अगर कोई इंजरी केस आता है आपके पास, कोई इंजरी, लेट द ट्रेनर विद द सर्टिफाइड थिंग हैंडल द पर्टिकुलर थिंग। Okay. लाइक स्पेशल पॉपुलेशंस एक कोर्स है या हाँ K11 मैं भी कर रहा हूँ। तो जो स्पेशल पॉपुलेशंस कर रहा है उस ट्रेनर को ही हैंडल करने दो। जिसने नॉर्मल फर्स्ट टाइम सर्टिफिकेशन किया उसको मत करो, क्योंकि इवन आई वाज अ ट्रेनर, अगर ऐसी इंजरीज आती थी, मैं नया नया था, मुझे नहीं देते थे। ओके यू आर नॉट सर्टिफाइड इनफ और यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड। तो वो हैंडल करने के लिए आपको अपने आप को पहले प्रिपेयर करना जरूरी है। मैं ज़्यादातर ट्रेनर्स को यही बोलता हूँ, रिस्क मत लो, लेट द एक्सपीरियंस वन हैंडल इट। सबसे पहले काउंसलिंग करो। इफ चलो आपके पास डायरेक्टली भी अगर आ गया है, सबसे पहले काउंसलिंग करो। फर्स्ट टाइम सबका एक्सपीरियंस रहेगा नए क्लाइंट के साथ। दैट विल बी टाइम व्हेन यू विल बी नर्वस। आप भी नर्वस रहोगे, वो भी नर्वस रहेगा, हाँ क्योंकि मेरा फर्स्ट क्लाइंट है, इंजरी वाला है, ये कम्प्लीटली फिट वाला नहीं है हाँ कि इसको कोई इंजरी नहीं है। हाँ फैट टू फिट में कन्वर्ट करना है, या अगर एक्टोमॉर्फ है तो उसको मेसोमॉर्फ में लेके आना, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी है कि पहले उसका माइंडसेट समझो कि उसे क्या चाहिए। ओके फिर स्टेडीली मूव करो फ्रॉम फ्लोर एक्सरसाइजेस टू लाइट मशीन सीटेड सपोर्टेड मूवमेंट्स, फिर स्लाइड कंपाउंड मूवमेंट्स, फिर
मस्कुलोस्केलेटल मूवमेंट्स। ओके। बहुत सारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो ना ये कंप्लेन करते हैं जिम आफ्टर जिम जॉइनिंग, जैसे अभी कोई लड़की है 20 साल या 22 साल की, उसने कभी जिम नहीं किया है और वो लाइक बहुत पतली है, अब उसके एक हाथ से लाइक राइट वाले हाथ से वेट उठ रहा है बट लेफ्ट वाले से नहीं उठ रहा है, तो उस कंडीशन में उसको कैसे समझाना है वो क्लाइंट को हाँ। कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ें आपको करना है जिससे आपका जो भी वेट्स आप कर रहे हो वो इक्वली उठे, इक्वली लिफ्ट हो। तो कैसे रहता है ना सर, हर व्यक्ति का एक डोमिनेंट साइड रहता है, वीकर साइड हाँ। क्योंकि हम लोग उसी तरह से बने हैं। हाँ। ह्यूमंस आर मेड दैट वे। तो सबसे पहले देखो माइंड कैसे गेम खेलता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूँ, मैं डीप साइंस में नहीं जाऊँगा। एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस रहता है बॉडी का, ठीक है, वो आपके केमिकल इम्बैलेंसेस को भी इक्वलाइज करता है, साथ ही साथ आपके जो भी स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट हैंड है उनको भी एक तरीके से इक्वल करने की कोशिश करता है। इट हैपेंस इन योर माइंड, सिंपल। ये सिंपल तरीका है। आपको उन्हें क्या बोलना है, सो वेन एवर यू आर डू मेकिंग सच अ पर्सन डू वेट ट्रेनिंग, आपको ये कोशिश करनी है कि उनको सेम वेट दे, भले ही एक हाथ से 10 जाए एक हाथ से 15 जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। सेम वेट दे के ही करो। माइंड अपने आप उसको एडजस्ट करने चालू होगा। इसके लिए कोई अलग मूवमेंट करने की जरूरत नहीं कि एक वीक साइड है एक डोमिनेंट है, तो मैं क्या करूंगा, जो वीक साइड है उसको हैवी लोड दूंगा। ज़्यादातर गलतियां लोग यही करते हैं, और डोमिनेंट साइड को लोअर वेट करूंगा ताकि दोनों इक्वली लिफ्ट हो। ये गलत प्रोसेस है। बॉडी वेट एज अ वेट पकड़ती है, आपका मसल मेमोरी वेट एज अ वेट पकड़ेगा। ओके। आपका मसल मेमोरी ये नहीं सोचेगा कि इधर मेरा 10 किलो है, इधर मैं 5 किलो लेके कर रहा हूँ। हाँ, वो तो काउंटिंग दोनों होगा, 10-10 kg है। हाँ, तो अगर आप 10 यहाँ से पुश कर रहे हो तो यहाँ से भी 10 ही पुश करना है, भले ही आप 12वें पे फेल हो जाओ या 10वें पे फेल हो जाए, यहाँ पे 15 जा रहे हैं। ये ट्रेनर का काम है कि उसको पुश कराना है 15 पे, या सपोर्ट देना। हाँ 15 पे सपोर्ट दो, चलेगा। लेकिन एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो थ्रेशोल्ड ब्रेक होएगा, हाँ, और वहाँ पे वो करने चालू होएगा, दोनों इक्वली चालू हो जाएंगे। हाँ, आफ्टर 10 to 15 days क्योंकि बॉडी नोज हाउ टू मेक सर्टन थिंग्स राइट इन अ बैलेंस। बॉडी की मैकेनिज्म भी वैसी बनी हुई है। अब तो बहुत डीप साइंस है, लेकिन बॉडी की मैकेनिज्म से बनी है कि वो हर चीज को लेवल अप कर लेता है, ग्रो कर लेता है। हाँ, वर्कआउट प्लेज अ क्रूशियल रोल, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो आपके हार्मोन्स अपने आप रीबैलेंस होना चालू हो जाते हैं। देयर आर डिफरेंट हार्मोन्स इन द बॉडी, अपने आप रीबैलेंस होने चालू हो जाते हैं, क्योंकि आप स्ट्रेनियस फिजिकल एक्टिविटीज में ऐसे जहाँ पे आपकी बॉडी को पॉजिटिव स्ट्रेस मिल रहा है, नेगेटिव स्ट्रेस नहीं मिल रहा है, हाँ, पॉजिटिव स्ट्रेस मिल रहा है, जिसके कारण बॉडी को आप इस सब चीज़ों को लेवल अप करना है। आपके केमिकल इम्बैलेंसेस भी है, उनको भी लेवल अप करना है, आपके मसल मेमोरीज है उनको भी लेवल अप करना है। सेकंड पॉइंट ये था मेरा, इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग ये करते हैं फ्लोर पे, अगर समझो मैंने 5 kg का दिया है वेट, अब वही सेम थिंग कि 1 से 8 रेप गया, 1 से 12 रेप चला गया, तो ये हो गया, चलो ठीक है, ये कर लिया मैंने। फिर मैंने सपोर्ट दे के उसको दोनों से 12-12 रेप मैंने करवा लिया मेरे क्लाइंट को। फिर अगर मैं वेट रख के सिर्फ 2.5 दे के, सिर्फ लेफ्ट हैंड जो मेरा हाथ वीक है लेफ्ट हैंड साइड, सिर्फ उससे मैं 10 to 15 रेप्स करवा रहा हूँ फॉर द इक्वल डेवलपमेंट की स्ट्रेंथ बढ़ी है। नहीं, वो गलत हो गया। इट्स राइट और रॉन्ग, क्योंकि बहुत सारे लोग यही करते हैं, मैंने देखा है। रॉन्ग अप्रोच है, बिकॉज क्या हो जाता है, आपको भी पता है कि मसल में एटीपी रहता है। हाँ, अजीनोट्राइफॉस्फेट। जब आप करते हो वेट ट्रेनिंग, मसल ड्रेन हो गया, हाँ, उसका एक रिकवरी फेज रहता है। वही रिकवरी फेज में मैं उसको पुश कर रहा हूँ। आप उस रिकवरी फेज में उसको पुश कर रहे हो, उससे क्या हो गया, बॉडी में बन गया लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हो गया, विच इज़ नॉट गुड फॉर द बॉडी। रिकवर नहीं हुआ मसल। नहीं हो, ओके, उसको उस रिकवरी फेज पे ही जाने दो, डिलिबरेटली पुश मत करो, गिव देम टाइम। सी, बिल्डिंग अ गुड फिजिक इज अ स्लो प्रोसेस। एक टेस्ट मैच है, T20 नहीं है, ज़्यादा तो लोग घाय करने जाते हैं। हाँ, टेस्ट मैच है, टाइम लगता है, टेक्स टाइम। ओके। फैट लॉस के टाइम पे कार्ब्स लोड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों का मिथ होता है कि नहीं करना चाहिए। जब आप फैट लॉस कर रहे हो, अगर मैं फैट लॉस या वेट लॉस कर रहा हूँ, 117 किलो 18 किलो मेरा वेट है, तो मुझे कार्ब्स खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? बहुत लोगों की मिथ होती है कि नहीं, आपको नहीं खाना है, आपको फाइबर खाना है, आपको प्रोटीन खाना है और आपको हेल्दी कार्ब्स खाना है। तो इसका आंसर येस एंड नो है, इसका खाना डायरेक्ट चाहिए। आंसर नहीं है। ओके, इट डिफर्स, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है, ठीक है। आप पहले बॉडी टाइप समझो बंदे का क्या है। कोई भी व्यक्ति है
उसका बॉडी टाइप समझना ज़रूरी है। हाँ, वो एक्टोमॉर्फ है, एंडोमॉर्फ है, मेसोमॉर्फ मेसोमॉर्फ है। 3 सबसेक्शंस में डिवाइडेड है बॉडी। हो अगर वो एंडोमॉर्फ है, अब आप उसको बोलोगे कि कार्ब्स कंप्लीटली निकाल नहीं सकते। पहली बात, ये बहुत बड़ा मीथ है कि आपको बिना कार्ब्स के जाना है। दैट्स अ कंप्लीट मीथ। क्योंकि कार्ब्स से हमें एनर्जी आती है, कार्ब्स ही आपका लोड एनर्जी नहीं करेंगे तो फिर आपका एनर्जी सोर्स काम कार्ब्स कैसे ही है। करेंगे। हाँ, हाँ, आपको कितने लो करने हैं, कितने बड़ा नहीं, डिपेंड करता है आपके ओवरऑल फिजिक पे, कि आप कहाँ फिजिकल स्ट्रक्चर में कहाँ खड़े हो। ओके। कार्ब्स कंप्लीटली जीरो नहीं हो सकते, ये बात क्लियर होनी चाहिए सबके दिमाग में। कार्ब्स कितने कम करने हैं, कितने बढ़ाने हैं, ये आपको न्यूट्रिशनिस्ट ही बताएगा आपके फिजिकल ओवरऑल को देख के। लेकिन कार्ब्स रखनी ही है। कार्ब्स आपके सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर आप एनर्जी नहीं कार्ब्स से आएगी बॉडी को, तो बॉडी प्रोटीन की तरफ जाएगी। प्रोटीन जो है वो सेकंड सोर्स ऑफ है एनर्जी का, लेकिन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपकी मसल बिल्डिंग की तरफ है। अगर आप उसको एनर्जी के लिए यूज़ करोगे तो आपका मसल बिल्ड कैसे होएगा। फैट लॉस इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस, आपको समझना पड़ेगा। फैट लॉस को कैसे आपको जस्टिफाई करता हूँ मैं, कि फैट लॉस जो है ना वो सब सेक्शंस में होता है, छोटा छोटा होगा, चेन होता है, एक चेन होती है। हाँ। बॉडी क्या करती है, कार्ब्स का जो काम है कि एनर्जी देना। आपकी जब एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो जाता है और जब आपको प्रोटीन भी आप अप्रोप्रिएट दे रहे हो जिससे मसल बिल्डिंग होगी, तो जब आप रेस्टिंग फेज में रहते हो ना, तो बॉडी को सबसे पहले रिपेयर वर्क करना है। जो रिपेयर वर्क एक्टिव करना है उसके लिए ना वो कार्ब्स लेगा ना प्रोटीन लेगा, वो फैट का यूटिलाइजेशन होता है। जिसके लिए सब लोग बोलते हैं ना कि रेस्ट और रिकवरी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे फैट का काम होता है। ओके। लेकिन कार्ब्स आपको एनर्जी के लिए चाहिए। आप अपने प्रोटीन को एनर्जी के लिए यूज़ होने नहीं दे सकते। बहुत ज़्यादा अगर मैं प्रोटीन ले रहा हूँ, पहले तो ऐसा होता है कि लाइक सिर्फ ज़्यादा प्रोटीन लेने से तो मसल बिल्डिंग नहीं होगा, कि वो डाइजेस्ट भी होना चाहिए, नहीं तो वो निकाल देगा। नहीं, और बॉडी का अब्जॉर्प्शन भी रहता है। एब्जॉर्प्शन चाहिए फर्स्ट थिंग। अगर मैं ज़्यादा प्रोटीन ले रहा हूँ, अगर वो डाइजेस्ट भी हो रहा है तो वो फैट में कन्वर्ट होता है। यस, होता है। क्यों आपकी ऐसा? बॉडी की क्यों ऐसा? जितनी क्योंकि रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा का कोई भी चीज़, आप कोई भी चीज़ मतलब एक्सेस में करने जाओ तो वो आपके बैकफायर करेंगे। So it's a good thing or bad thing? इट्स अ बैड थिंग, इट्स नॉट अ गुड थिंग। Okay. प्रोटीन क्या हो जाता है, जितना ज़्यादा प्रोटीन लोगे उतना ज़्यादा वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है बॉडी को। और सिंथेसाइजेशन का फर्स्ट प्रोसेस कहाँ होता है, लीवर में। लोड कहाँ बढ़ा, आपके लीवर Liver के में। ऊपर। लोग इसी को गलतफहमी में बताते हैं कि प्रोटीन खाने से आपका लीवर खराब होता है। अरे लेकिन कितना प्रोटीन खा रहे हो वो तो देखो, कंज्यूम कितना कर रहे हो। कंज्यूम कितना कर रहे हो। बॉडी की रिक्वायरमेंट कम है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट 100 ग्राम की, आप 200 ग्राम दोगे बॉडी को, तो बॉडी क्या करेगी। क्योंकि उनका माइंडसेट हो चुका है कि भाई प्रोटीन लेने से ज़्यादा बॉडी प्रोटीन लेने से बॉडी नहीं, Protein- बॉडी हर एक बॉडी का अलग अब्जॉर्प्शन होता है। सी ऑल बॉडी टाइप्स आर डिफरेंट, हाँ। एवरी इंडिविजुअल इज मेड डिफरेंटली। आप एक चश्मे में सबको नहीं दे सकते, नहीं, हर एक के लिए अलग अलग हर चश्मा एक है। का, हाँ, हर एक का हाँ। पैरामीटर अलग हो जाता है। हाँ, आपको सबसे पहले सब फिटनेस एंथुसियास्ट के हैं, जिनको नया फिटनेस में आना है, उनको ये समझना ज़रूरी है कि सबका पैरामीटर अलग अलग है। आप किसी को स्क्रीन पे देख के बोलोगे कि मुझे वैसी बनानी है, आपकी वैसी नहीं बनेगी। लेट्स बी क्लियर एंड ऑनेस्ट विद इट। आपको अपने आप को कैसे एनहांस करना है ये देखना है। ओके। आप अपने पीक फिटनेस के पे कैसे जा सकते हो। क्या डाइट मुझे फॉलो करना चाहिए, क्या वर्कआउट रूटीन मुझे फॉलो इसके लिए करना चाहिए? न्यूट्रिशनिस्ट इज द बेस्ट। आप न्यूट्रिशनिस्ट को पूछो, न्यूट्रिशनिस्ट आपका पूरा चार्ट हम बनाएंगे, करेंगे। आपका बीएमआई लेंगे, बॉडी मेटाबॉलिक इंडेक्स होता है, बीएमआर होता है, वो सब देखेंगे आपको, उस हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं। रैंडमली इंटरनेट पे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। आजकल क्या हो गया, सब इंटरनेट पे देख के बनाने लगे। हाँ, बट वो एक वीडियो हर एक पर्सन के लिए नहीं होगा ना, नहीं जैसे होता सबका ना, वो पैरामीटर अपना अलग लाइफ होता है। शेयर कर रहे हैं। हाँ, कि मैं अगर ये चीज़ें देता हूँ। मैं कोई एक अभी वो नया वर्ड है इन्फ्लुएंसर्स, मैं इन्फ्लुएंसर्स किसी को भी नहीं मानता। मैं भी यू हूँ। कैन नॉट इन्फ्लुएंस एनीवन। या तो इन्फ्लुएंसर ये गलत शब्द मुझे तो गलत लगता है। यू गॉट टू बी समवन हु इज चेंजिंग समवन लाइफ। इन्फ्लुएंसर किसी का लाइफ चेंज नहीं करता, वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आपके माइंड को किसी और चीज़ में डाइवर्ट करे। आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन कोच बनना है, इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है। हाँ, बट वो अपनी लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं। हाँ, वो अपनी उसकी लाइफस्टाइल दिखा के बहुत सारे बट लोग। वो किस चीज़ से आया वो आपको नहीं दिखाए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपने लाइफ में किया ना वो दिखाओ। कि दिस इज हाँ, माय लाइफस्टाइल। दूसरी बात, वो अपना डाइट सबको दिखा रहे।
और लोग वही फॉलो करते हैं। लोग वही फॉलो करते हैं। Trainer आपको की पहली नहीं बात तो सुनते। हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को अरे नहीं देखा सर देखो इसकी बॉडी बन गई है खाने से, ऐसा नहीं होता। अपना उसकी नहीं बनी देख रहे। आपकी थोड़ी ना बनेगी। उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसा है, हार्मोन्स उसको हेरिडेटरी कोई बीमारी है या नहीं है, बैकग्राउंड कैसा है। उसका बैकग्राउंड कैसा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हेरिडेटरी भी फॉलो होती है। आपके जेनेटिक सिर्फ आपके नहीं रहते, आपके फोर फादर्स के रहते हैं। आपके फोर फादर्स से आपको क्या मिला है वो देखना पड़ेगा। वो चीज़ समझते ही निकले। लोग समझते नहीं, लोगों को लगता हाँ यार इसने ऐसा किया। स्पेशली लोग क्या करते हैं, एक्टर्स को देखते हैं ज़्यादा इन्फ्लुएंस। ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एक्टर्स को आप मानोगे नहीं, उनके एक एक्टर के पीछे मिनिमम 10 लोग लगे होते हैं। ऑफ कोर्स हाँ, जब ऋतिक रोशन ने किया था पर्टिकुलर एक मूवी के लिए, सिर्फ एक मूवी के लिए। आप उनको बाद में देखोगे ना तो आप बोलोगे कि ये कौन है, पहचाने की भी नहीं। नहीं, हाँ नहीं पहचानोगे। अभी ऋतिक रोशन ने किया था जो ट्रांसफॉर्मेशन, देयर आर फ्यू एक्टर्स जिनकी लाइफस्टाइल है वैसी। अक्षय कुमार हो गया, नहीं, अक्षय कुमार है, सुनील शेट्टी है, जिनकी वो सुनील लाइफस्टाइल शेट्टी ही है। हाँ। आप सुनील शेट्टी And, को विद ऋतिक एज रोशन- आप उसको देखोगे तो हर वो निखरते ही जा रहा है। बहुत कोई बोल ही नहीं सकता वो 60 के। डिसिप्लिन्ड है। उनकी लाइफ ऐसी नहीं है कि वो बॉडी उन्होंने बताई दिखाने के लिए, नहीं, खुद के लिए किया उन्होंने। उन्होंने खुद के लिए किया है। बाकी लोगों ने फिर देखना चालू किया, दिखाने के लिए बॉडी नहीं बनाई है। कि मैं आगे 10 साल भी और वो ऐसे जो दिखूं। बॉडी बनी है दैट इज प्योर बॉडी, हाँ नेचुरल कुछ नहीं है उसमें, कुछ नहीं। प्योर बॉडी है, प्योर एफर्ट, प्योर हार्डवर्क के साथ बनी हुई है। दैट लास्ट लॉन्ग। आप देखोगे वो इस एज में भी बोलते हैं यंगस्टर 20 साल के लोगों को खा जाते हैं। खा जाता है 20 साल के लोग शर्म आ जाएगी हाँ उनको देख के। देख के। तो दैट इज व्हाट। अच्छा, जो अभी हमारा टॉपिक कार्ब्स का था, तो गुड कार्ब्स में लाइक क्या ले सकते हैं? कुछ आप कुछ थोड़ा सा टिप्स दोगे कि गुड कार्ब्स में मैं ये चीज़ें खा सकता हूँ? गुड कार्ब्स में आप गुड कार्ब्स में भी एक दो होता है, एक सिंपल कार्ब्स होता है एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो आप? कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में जितना सिंपल कार्ब्स मतलब क्या हो गया, राइस हो गया, मैदा हो गया, गेहूँ हो गया, ये सब सिंपल कार्ब्स में आ जाते हैं। हाँ, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में क्या हो जाता है, रागी, नाचनी, ज्वार, बाजरा, ये जो सारी चीज़ें वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आती है। हो सके तो उन्हें इंक्लूड करना है, इन्हें एक्सक्लूड करना है ओके। कार्ब्स में से। मील के प्रोपोर्शंस कितने होने चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको ये है कि चलो सिंपल कार्ब हटा दिया, कॉम्प्लेक्स डाल दिया, लेकिन मील का प्रोपोर्शन ही आपका इतना है, इतना ही खाना है जितनी ज़रूरत है बॉडी को। कैलोरीज काउंट करके खाना है। हाँ, कैलोरीज अगर नहीं भी काउंट करो, क्योंकि देखो नॉर्मल कोई आता है ना सेडेंटरी लाइफ से, वो कैलोरी काउंट करते नहीं बैठेगा। उसके नहीं पीछे कोई न्यूट्रिशनिस्ट बैठा नहीं कि बाबा तू इतना ही खा, या कोई शेफ नहीं बैठा कि उतना ही खा। आपको ये ध्यान रखना कि प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए। कितने पोर्शन समझो में मैं खा रहा हूँ? अगर रागी का रोटी खा रहे हो, हाँ ठीक है, अगर पहले आप समझो इसका चपाती खाते थे, समझो 20 चपाती खाते थे गेहूं का, तो रागी का 3 खाओ या 2 खाओ, प्रोपोर्शन कम रखो। सो सिंपल लॉजिक है, ईट टू सर्वाइव, नॉट सर्वाइव टू ईट। हाँ, तो खाना है जीने के लिए, बस उतना खाने ही। के लिए नहीं जीने। खाने के लिए नहीं जीना है, ओके लोगों को ये समझना चाहिए। ठीक है, तो अभी कार्ब्स सिंपल, आप कहीं पे भी जाओ आपको मिल जाएगा, ये बेसिक है, आप ऑनलाइन भी देख सकते हो कि सिंपल कार्ब्स कौन सा है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कौन सा है। आपको ये देखना है कि सिंपल कार्ब्स, आप हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाते थे, क्योंकि उस टाइम पे आप देखोगे तो बड़े बड़े डैम्स नहीं हुआ करते थे, वाटर स्टोरेज स्कैर्स था। जो रागी या ये सब मिलेट्स हो गए, जो मिलेट्स है वो इसलिए उगाते थे मिलेट्स की, बिकॉज स्कैरसिटी ऑफ वाटर हुआ करती थी। अभी क्या बड़े बड़े डैम्स हो गए, हम लोग स्टोर कर रहे हैं पानी, वो खेतों में भी जा रहा है, तो गेहूँ सिंपल कार्ब्स फटाफट हो जाते हैं। हाँ, लेकिन जो रागी वगैरह जो होते थे, जिन्हें हम मिलेट्स बोलते हैं, मिलेट्स कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के कारण क्या हो जाता था, बॉडी जो है वो फैट स्टोरेज की तरफ नहीं जा पाती थी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, थोड़ी थोड़ी देर में रिलीज करेगा एनर्जी, फटक से एनर्जी नहीं देगा, लॉन्ग टर्म तक आप सस्टेनेबल survive कर एनर्जी, पाओ। हाँ लॉन्ग टर्म तक। हाँ। अगर आप समझो 6 o'clock को खाओगे और डायरेक्टली दूसरे दिन खाओगे, तो वो आपकी एनर्जी को सस्टेन कर रहे हैं। ओके। जिसे अभी ये लोग मॉडर्न ज़माने में सब लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलते हैं, हमारे एंसेस्टर्स हज़ारों सालों से करते आ रहे, दे वर क्वाइट गुड एट इट। अभी कुछ ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस हो चुके लोग, तो इसके ठीक लिए है, कि अभी ये मॉडर्न खाओ, वो एजुकेशन खाओ, जितना जितना बढ़ते जाते हैं लोग कि ये बिना करते प्रोटीन रहते के हैं। बॉडी नहीं बनेगा।
मिथ बन चुकी है, बिना क्रिएटिन लिए ऐसा आपका नहीं स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा। बॉडी बनती नेचुरल है, की तरफ तो कोई जा ही नहीं रहा है। बॉडी बनती है, टाइम लगता है, बॉडी बनती है। बॉडी It's बनती take है। time. मुझे फर्स्ट सिक्स पैक बनाने के लिए डेढ़ साल लगा। फर्स्ट टाइम जब मैंने सिक्स पैक्स लुक में आया था 1.5 साल लगा मुझे। मैं 1.5 साल में एक दिन पार्टी नहीं, कुछ नहीं, कंसिस्टेंट वर्कआउट, डाइट, सारे प्रोटोकॉल्स थे। ओके। कभी एक छुट्टी नहीं, नो ब्रेक, नो चीट। ज़्यादातर लोगों का है कि हम लोग चीट करेंगे, देयर इज नो चीट, कि सैटरडे चलो चीट कर लेते हैं। देयर इज नो सच थिंग एज चीटिंग। चीटिंग मतलब खत्म, गेम ओवर। ये चीट मील ये होता है, ये मेरा चीट मील डे है, ये मेरा चीट मील वो चेन ब्रेक हो गया। चेन ब्रेक हो गया। हाँ। देयर इज नो सच थिंग एज चीट। आपको कंसिस्टेंट ही रहना है, वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस को चलाते ही लॉन्ग रहना टर्म है, है, उसको बीच में तोड़ना नहीं है। तोड़ना नहीं है, ब्रेक नहीं देना है। Okay. देयर इज नो सच थिंग एज चीट। चीट किसी भी चीज़ में चीट करोगे क्या होएगा? वो fail नहीं हो होता। जाओगे आप। हाँ, फेल हो जाएगा। ओके, सो अभी अब कुछ क्वेश्चंस डाइट के ऊपर करेंगे, न्यूट्रिशन के ऊपर करेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का और हर एक के लाइफ का, और इंडिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों का तो पेट आ गई है, 60 to 70% लोगों का। अब धीरे धीरे इन्फ्लुएंसर लोग हो गए या फिर कोई भी आदमी हो गया जो भी पढ़े लिखे हैं, अब फिटनेस की ओर बहुत बढ़ रहे हैं, सब जिम ज्वाइन कर रहे हैं, सब डाइट फॉलो कर रहे रीजन हैं। एक भी है कि कोरोना के बाद लोगों को अवेयर हो गया कि अभी अगर फिटनेस नहीं रखोगे तो ऐसा कोई अगर पेंडेमिक फिर से आ गया तो आपके जाने के सर्वाइव कैसे चांसेस, करेंगे? इम्यून सिस्टम वीक नहीं होना हाँ, क्योंकि चाहिए। आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी हाँ, सो न्यूट्रिशन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, उसका क्या रोल होता है लाइफस्टाइल चेंज करने में? बहुत सारे लोग बोलते हैं सिर्फ जिम करने से बॉडी बन जाती है, जिम करो, सब खाओ। ऐसे बहुत सारे ट्रेनर है, मैंने देखा है कि आप खाओ लेकिन जिम करो प्रॉपर्ली तो उससे आपकी बॉडी बन जाएगी। ये मैंने ट्रेनर के मुँह से सुना है। तो आप क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ खाना नहीं होता है, आप कितना कैलोरीज खा रहे हो, कितना काउंट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, दिन भर का कितना कैलोरीज सरप्लस में आप जा रहे हो, डेफिसिट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कितना वर्कआउट में आपका डेफिसिट हो रहा है, फिर आपका वर्कलोड क्या कर रहे हो, आप अपने पर्सनल काम कर रहे हो तो उसमें कितना आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो या फिर सरप्लस में आप चीज़ें कर रहे हो। तो आपका क्या कहना है इसमें, लाइक न्यूट्रिशन का क्या रोल होता है हमारे लाइफ में? आपने ही अपने क्वेश्चन में आंसर दे दिया। हाँ। न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर। न्यूट्रिशन कैसे, आप जो भी इनटेक करोगे वो आपको फ्यूल है बॉडी का। आपको कितना फ्यूल देना है ये इंपॉर्टेंट है बॉडी को। आप ज़्यादा फ्यूल दोगे तो क्या होगा, बॉडी की यूटिलाइजेशन ही नहीं है तो वो क्या होगा, फैट में डाल देगा। तो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लोग बोलते हैं वो कहाँ क्या कि 30% वर्कआउट, 70% हाँ, 25% रेस्ट, ऐसे ऐसे रहता है। जिम। हाँ हाँ, तो वो सब मिथ है। एवरीथिंग इज 100%। एवरीथिंग इज 100%। या वर्कआउट भी 100% होता है, न्यूट्रिशन भी 100% होता है, recovery भी। रेस्ट एंड रिकवरी भी 100% होता है। 100% होता है। तो न्यूट्रिशन इज रियली इंपॉर्टेंट। आप क्या खाते हो, क्या कंज्यूम करते हो, कितने कितने टाइम के ब्रेक्स के बीच में खाते हो, क्योंकि आपका ब्रेक्स भी इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी का डाइजेशन सिस्टम जो है उसको आप पीक पे कब रखते हो। अभी लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ा न्यूट्रिशन में सबसे बड़ा ये क्या हो जाता है कि आपका लंबा गैप हो जाता है 2 मील्स के बीच में। यानी समझो आपने दोपहर को खाना खाया, डायरेक्ट आप रात को खाओगे तो बहुत ज़्यादा लिटरली, लंबा gap हो गया। हाँ मतलब समझो 1 बजे खाना खाया फॉर एग्जाम्पल, रात को 10 बजे रात को 8-9 बजे या 10 बजे खाना खाओगे। 10 घंटे का गैप है आपके बीच में, 2 मील्स के बीच में। इसमें 3 मील होने चाहिए हर 3-3 घंटे में। हाँ, हर 3-3 घंटे में, या हर 3 घंटे में नहीं, या हर 4 घंटे में कर लो, डिपेंड्स ऑन द बॉडी टाइप। लेकिन इतना लंबा गैप 10 घंटे का, उसमें क्या हो गया है कि आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है, आप कोई भी पर्टिकुलर चीज़ ले लो, वो डाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे के बीच में कंप्लीट हो जाता है। 2 घंटा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे तो। नहीं, 2 जहाँ तक घंटा मुझे पता है। मैं इसका बोल रहा हूँ, समवन आर नॉन वेजिटेरियंस, तो उनका हाँ, जो उनके लिए time लगेगा। 90 हाँ। मिनट्स लगते ही हाँ, हैं। उनके लिए एक लगेगा। 1.5 घंटे से 2 घंटे का बीच का टाइम लगता है किसी भी नॉन वेज को डाइजेस्ट होने डाइजेस्ट करने के लिए। रादर देन वेजिटेरियन जो फटाफट डाइजेस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर हो जाता है। हो जाता है। तो डाइजेशन प्रोसेस हो चुका आपका, बॉडी को आपने इतना लंबा गैप दे दिया कि आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो शांत हो चुका है। मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, मैं साइंटिफिक बताता नहीं हूँ कि आप उसको फिर से चार्ज करने जाओगे तो फटाक से उठेगा नहीं। अभी बाइक है आपकी, ठीक है, बारिश का सीजन में सबको मालूम है, बारिश के सीजन में बाइक फटाक से स्टार्ट नहीं होती, नहीं होती। क्योंकि उसको ज़्यादातर पे कूल रखोगे फटाक से स्टार्ट नहीं होती। स्टार्ट नहीं होती है। वही है, आपका इग्निशन कैसे होगा?
आपने वैसे ही उसको ठंडा करके रखा हुआ है। उसको बार बार यूज़ करना पड़ता है। हाँ, उसको थोड़ी थोड़ी इंटरवल में उसको थोड़ा थोड़ा देना पड़ता है। उसके बाद क्या हो जाता है, बिकॉज आपने बहुत बड़ा गैप दे दिया, तो आपका क्या हो गया कि जो हंगर रिस्पॉन्स रहता है माइंड का, हाँ। वो बोलेगा कि नहीं यार मैंने बहुत गैप दे दिया, मुझे बहुत खाना है, देन यू टेंड टू ईट अ लॉट। दैट इज नॉट जो आपका प्रोपोर्शन छोटा होना चाहिए वो प्रोपोर्शन बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, वो अच्छी चीज़ नहीं है। वो अच्छी चीज नहीं है, फिर वो ज्यादा खा जाते हो एक शॉट में, rather than having small proportion in an appropriate time, जिसके कारण क्या हो जाता है, पूरा न्यूट्रिशन आपका बर्बाद हो जाता है। बर्बाद हो जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट उसमें फैक्टर है, results वो है नहीं आते। न्यूट्रिशन का टाइमिंग। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत कुछ भी कर रहे हो, आप कहीं पे भी हो, मील टाइम है, आपको लेना ही है। हाँ, मील टाइम है। हाँ चलो, आप बिजी हो किसी इसमें है, कैरी योर स्मॉल मील विथ यू, हाँ, लेकिन टाइम मिस मत करो। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कोई बोलेंगे नहीं यार मेरा काम ही ऐसा है, मैं बिजी ही रहता हूँ, ठीक है, प्रोटीन बार कैरी करो, उसमें कौन सा आपको हाथ भी धोना नहीं, है, कुछ रैप नहीं। निकालना है, खाना है, फेंक देना है, वो रैप को बार को हाथ भी नहीं लगाना है। हाँ, कितना टाइम लगेगा आपको खाने में? 5 मिनट्स। 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा है। 5 मिनट्स में आप प्रोटीन बार खा सकते हो, ये ये- प्रोटीन शेक कैरी करो आपके साथ। ये ना सिर्फ लोग ना बहाने ढूंढते हैं कि यार हो नहीं रहा है, ये बहाने नहीं हो रहा है, वो ढूंढते नहीं हैं, हो रहा है। बाकी कुछ नहीं है। कर सकते, जिनको करना है, जिनको चेंज करना है, जिनको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, वो कर सकते हैं, लेकिन बहाने ढूंढ रहे हैं। दैट इज वेयर आलसपन। हाँ, दैट इज वेयर अ ट्रेनर इज रियली क्रूशियल, कि आपको उनमें वो माइंडसेट डालना है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। वो हर थोड़े दिन में वो एकदम बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना, लेथार्जिक मोड में चला जाएगा। हाँ, हर थोड़े दिन में चले जाएगा, आपको फिर से किक करना है, उठो सर, करो, क्या किया, खाओ, अभी मैं फिर से ट्रैक करूंगा, फिर से बैठो, फिर से उसको गाइड करो। क्या खा रहे हो उसका फोटो भेजो। हाँ चलो, 1 महीना हो गया, अभी फिर से बैठते हैं, फिर से डिस्कस करेंगे आपने क्या किया 1 महीने में, क्या काउंसलिंग क्या करना हुआ। पड़ेगा, काउंसलिंग। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जो काउंसलिंग स्टार्ट में की वो बीच में भी करनी है, ओके, तभी वो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लाइंट्स आपको सस्टेन करने के लिए। नहीं तो आप काउंसलिंग नहीं करो तो क्लाइंट सस्टेन नहीं हो। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबको समझ में आना चाहिए बात। ओके। सो अभी लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपको 13 साल का एक्सपीरियंस है, आपने इंजरीज देखी हैं, आपके क्लाइंट में इंजरीज देखी हैं, फिर आपने सबसे डील किया है बहुत अच्छे तरीके से, आप बहुत सारे सर्टिफाइड ट्रेनर भी हो आप, फिर आपने रिहैब भी किया है, फिजियोथेरेपिस्ट भी किया है, सारी चीज़ें आपने आपके ऊपर खुद किया है। अभी मैंने अगर मेरे ऊपर कोई भी चीज़ अगर खुद पे किया है, खुद पे एक्सपेरिमेंट किया है, तो मैं दूसरों को बता सकता हूँ कि ये चीज़ ऐसे 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 होती है। तो आप यंगस्टर को क्या बोलना चाहोगे, यंगस्टर जो हैं अभी, उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे मैं सिर्फ यंगस्टर्स 13 साल के एक्सपीरियंस का? मैं सिर्फ यंगस्टर्स को यही बोलना चाहूँगा, पेशेंस रखो और कंसिस्टेंट रहो। पेशेंस तो है ही नहीं सर, पेशेंस, उनके अंदर पेशेंस ही तो नहीं है। पेशेंस यंगस्टर्स में, फटाक से बॉडी कैसे बनेगी ये बताओ। पेशेंस में फटक से बॉडी नहीं बनती। सी मैं पहले भी बोला था आपको, अभी फिर से बोल रहा हूँ, बीइंग अ गुड फिजिक इज अ लेंथी प्रोसेस। ये टेस्ट मैच है, ये T20 नहीं है, IPL नहीं है, ये टेस्ट मैच है। 5 दिन का, पुराने जमाने में तो 6 दिन के हुए करते थे, 5 दिन का टेस्ट मैच समझ के काम करो। आपको सबसे पहला फेज, आपको एक यंगस्टर जब नया नया ज्वाइन करता है जिम, 1 साल तो आपको जिम के वर्कआउट समझने में ही निकल जाएगा। हाँ, आप ट्रेनर के गाइडेंस से कर रहे हो तो उसमें ड्यूरेशन कम हो जाता है, आप फटाफट वर्कआउट सीख पाओगे। अब बिना ट्रेनर के वर्कआउट कर रहे हो तो आपको 1 साल वर्कआउट समझने में ही निकल जाएगा। दूसरे साल से आप अपनी बॉडी समझने लगोगे और उस हिसाब से आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्स करने चालू होगी, स्टार्ट करेगी, ग्रो करना चालू करेगी। ये मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। 1 साल आपको पूरा डेडिकेटेडली रहना है कि वर्कआउट समझो क्या है। जब तक आप वर्कआउट समझोगे ही नहीं, आप अपनी बॉडी नहीं समझ पाओगे कि मेरी बॉडी किस वर्कआउट को कैसे रिएक्ट करती है। तो आप बोलोगे मेरा पंप आ गया, ये मार के मेरा पंप आ गया, ये बाइसेप मार के मेरा पंप आ गया, ऐसा नहीं है। आपका मसल पर पाउंड बढ़ना एक बहुत बड़ा टास्क है। फैट लॉस फटाफट हो जाता है, जिसको ये मिथ है फैट लॉस नहीं होता, फैट लॉस इज रियली इजी, द मोस्ट इजी पार्ट इन द बॉडी। फैट लॉस आप फटाफट कर सकते हो। मसल को ग्रो करना एक डिफिकल्ट टास्क है, पर पाउंड मसल आपका बढ़ना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। आपका मसल जो है आपके मैक्सिमम कैलोरीज को कंज्यूम कर सकता है,
तो लोगों को अगर ये लगता है कि मैं मसल बढ़ाऊंगा तो मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा, ये पूरा मिथ है। आप बॉडी बिल्डर नहीं बनोगे। बॉडी बिल्डिंग इज अ स्पोर्ट, लेट दैट बी क्लियर। इवन फॉर वुमेन्स आपका एनाटॉमी, आपका फिजियोलॉजी जो है वो सेम बनता है, सिर्फ आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको मेंस से डिफर करते हैं। ओके आप हैवी वेट मारोगे तो आप लीनर बनोगे, आप गेन मसल नहीं करोगे। जिन वुमेन्स को आप देखते हो दे आर एथलीट्स, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एन एथलीट, उनका स्पेशली टू द वुमेन्स, डोंट workout कंपेयर नहीं योरसेल्फ विद एन एथलीट। एथलीट्स का क्या है, वो गेम है, इट्स पार्ट एंड पार्ट। उसमें बहुत सारी चीजें आती है जो हम लोग ओपनली डिस्कस भी नहीं करते। हाँ बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी मल्टीपल चीजें। फैक्टर्स रहते हैं। फॉर अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, गो ट्रेन योरसेल्फ हार्ड, गिव योरसेल्फ टाइम एंड कंसिस्टेंसी इज द की। आप जितना कंसिस्टेंट रहोगे आप उतना ही अच्छा ग्रो कर पाओगे। ओपनली टॉक नहीं कर पाते सिर्फ, मुझे लगता है इंडिया में। आउट ऑफ इंडिया में बात कर लेते हैं, बता देते हैं सारी चीज़ें जो भी है, क्लियरली कर लेते हैं। इंडिया में बता बात देते हैं, अलग है। इंडिया में छुपा लेते हैं, नहीं लेकिन ये वो चीज़ नहीं है। वहाँ पे भी बात तो कर लेते हैं, लेकिन ये इलीगल ही है। आप थ्रू आउट वर्ल्ड हाँ। कहीं भी, आप यूएस जाओ तो वो भी, वहाँ पे भी इलीगल है, या आप किसी यूरोपियन कंट्रीज में जाओ वहाँ पे भी इलीगल ही है। बात कर सकते हो, बात करने में क्या है। बट नेचुरली कोई बताता नहीं, सब इंडिया में यही बोलते हैं कि ये चीज़ नहीं मैंने नेचुरली किया है, मैंने नहीं डाला है, ये होता है। नेचुरली But हाँ, भी जो आपके जेनेटिक्स, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा इतने सुपीरियर जेनेटिक्स रहते, नेचुरली भी बना लेते, बन जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम टाइम देना पड़ता है, Patience. कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है सर। Consistency. कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। ओके टाइम दो, जल्दबाजी मत करो, अच्छा ट्रेनर लो, ट्रेनर के ऊपर भरोसा रखो कि ट्रेनर आपका ट्रांसफॉर्म करेगा। आप ये मत समझो कि ट्रेनर को पता नहीं है कि उसको करना क्या है, पर ट्रेनर्स को पता होता है उसे क्या करना है। सेल्फ वर्कआउट अच्छा होता है या ट्रेनर के साथ? ट्रेनर के साथ। ट्रेनर के साथ, ओके। सेल्फ वर्कआउट में कैसा हो जाता है, समझो अगर मैं वेट मार रहा हूँ, मैंने सोचा 15 वेट मारूंगा, लेकिन मैं 10 के बाद ही बोलूँगा नहीं जा रहा, लेकिन मेरा वो 15 वेट खींचने का दिमाग में रखा है मैंने। ट्रेनर है वो खींचेगा आपको वेट, वो पुश ट्रेनर विल पुश यू टू द नेक्स्ट लेवल। वो 15 का 20 भी करा देगा। कभी कभी आप बोलोगे यार नहीं, बहुत सारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल लोग बोलते छोड़ रहे, आज नहीं जाता जिम, आज बारिश गिर रहा है, मैं आज नहीं जाऊँगा। ट्रेनर आपको कॉल करेगा, बुलाएगा, सर सर आने आओ, का है। आओ सर, वर्कआउट नहीं मिस होना चाहिए फिर आपको माइंड, बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा, नहीं यार मेरा ट्रेनर तो राह देख रहा है मेरा। एंड ट्रेनर क्या है, पुशेस यू टू दैट नेक्स्ट लेवल। ट्रेनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है, सबसे पहले जो नए आ रहे हैं, स्पेशली टू द, एटलीस्ट मिनिमम 1 साल तो अपने साथ ट्रेनर रखो, 1 साल मिनिमम 1 साल। जैसे जैसे आप समझ में आ जाएगा आपको कैसे करना है, क्या करना है, देन इट्स योर चॉइस, टेक्निक, डाइट्स, देन इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, यू वांट अ ट्रेनर और नॉट। लेकिन 1 साल तो मुझे ऐसा लगता है जब भी आप नए आओ, तो अभी आप किसी ने, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग क्वालिफिकेशंस किए हैं, ग्रेजुएशन, MBA किया रहेगा या MBBS, साइंस, जो भी है। हाँ, शुरुआत आपने केजी से ही की है। केजी में क्या होता, आपकी टीचर आपको पेंसिल पकड़ के सिखाती थी, ये ऐसा ऐसा करना है, हर एक वर्ड पकड़ना भी ABCD। नहीं आता था। ट्रेनर वही कर रहा है, आपको पेंसिल पकड़ के सिखा रहा है ABCD कैसे करना है। तो ट्रेनर इंपॉर्टेंट, मेन रोल ट्रेनर का है। मेन रोल ट्रेनर का है। ओके, ट्रेनर ABCD करके अभी ग्रेजुएशन हो चुका है उसका, आपको करना है। स्टार्टिंग डेज में कैसे हमें क्लास स्कूल के साथ साथ ट्यूशन लगता है, वैसे ही जब हम फर्स्ट टाइम जिम जा रहे हैं तो वैसे ही हमें मेंबरशिप के साथ ट्रेनर भी चाहिए जो प्रॉपर गाइड करे। मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है, पहले इनिशियली ट्रेनर लो, 1 साल भर को लो, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। 3 महीने में कोई कुछ नहीं सीख पाता, ना ही 6 महीने में कोई कुछ सीख पाता है। 1 साल आप कंसिस्टेंट रहो एक ट्रेनर के साथ, कैसे चल रहा है आपकी बॉडी का प्रोग्रेशन आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे आपको उसके बाद अगर आपको, ये आपकी चॉइस होगी कि आपको रखना है नहीं रखना, लेकिन 1 साल तो मिनिमम रखो, किसी ट्रेनिंग के अंडर जाओ। ओके, एनीथिंग कुछ और आप टिप्स देना चाहोगे? और तो कुछ नहीं, मैंने तो ज़्यादातर बेसिक कवर कर ही लिया है। जस्ट हाँ, हमने cover कर लिया है। हाँ, जस्ट स्टे कंसिस्टेंट, शो अप एवरी डे एट द जिम। आज आपको वेट ट्रेनिंग का मूड नहीं भी हुआ ना, अपने ट्रेनर को बोलो सर आज वेट ट्रेनिंग का मूड नहीं है, कार्डियो कर लो, लेकिन शो अप एवरी डे। ओके,
ओके, 1 डे, एक दिन ऐसा रखो जो रिकवरी के लिए लो, मिनिमम 4 डेज, मैक्सिमम 6 डेज। वर्कआउट इंपॉर्टेंट है। हाँ, वर्कआउट इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 4 डेज मैक्सिमम। शो अप एट द जिम, कुछ भी करो, कार्डियो योगा करके कर लो। चले जाओ। ओके। जिस दिन आपको लग रहा है मेरी एनर्जी लेवल बिल्कुल लो है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कोई भी रहेगा, नहीं कर पा रहा हूँ आज के दिन पे, डू योगा, डू स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, वर्क ऑन दैट। आपका ट्रेनर है आपको गाइड करने के लिए, ओके। लेकिन शो अप एवरीडे, ये इंपॉर्टेंट है। वो कुछ भी हो, बारिश है, वो धूप ज़्यादा निकले, कुछ भी हो, शो अप एवरीडे। कंसिस्टेंसी अपने आप बिल्डअप होने जाते हो। जब तक हम खुद नहीं पुश करेंगे तो नहीं होगा, फिर खुद भी पुश करना पड़ेगा। आपको पुश करना, ट्रेनर कितना ही करेगा, ट्रेनर का तो काम है कॉल कर देगा, बट आपको आना भी पड़ेगा। हाँ, आपको मेंटली आपको अपने आप को बनाना है। वैसे माइंडसेट इज इम्पोर्टेंस है, फिटनेस इज ऑल अबाउट माइंडसेट। ये न्यूट्रिशन वगैरह ये सब बात के गेम है, दे आर पार्ट ऑफ इट, बट माइंडसेट इज द वन इज गोना। ये मोटिवेशनल वीडियो देखने से आपका माइंडसेट नहीं बनेगा, डिसिप्लिन से बनेगा, कंसिस्टेंसी से बनेगा। मैं मोटिवेशनल वीडियो को मैं एकदम भंगार समझता हूँ, वो कुछ काम के नहीं कुछ है। काम का नहीं है। वो आएंगे, वो चिल्लाएंगे, वो कुछ कूदी भी मार के दिखाएंगे, आपको बॉक्स जंप मार के दिखाएंगे, आप करने जाओगे आपके घुटने छिल जाएंगे, आपको मुंह पे लगेगा, हाँ, गिर जाओगे आप। तो वो सब मत करो, ये सब मोटिवेशनल वीडियोस। और ठीक है, जब रियलिटी जब आप उतरते हो ना जिम में, वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट देंगे, देखना और खुद करना, एक्सपीरियंस बहुत ह्यूज डिफरेंस है दोनों में। ओके, चलिए, थैंक यू सर सो मच। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट शूट करके? शूट करके आपके साथ बात करके अच्छा लगा। ऑडियंस को कि इतना सारा काफी knowledge, दिनों के बाद मैं 13 साल का एक्सपीरियंस। हाँ, काफी दिनों के बाद इतने सारे क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछे, मतलब काफी सालों के बाद, और मैं ओपन अप हुआ। ओके, चलो, अच्छी बात है बहुत। बाय द वे, थैंक यू सो मच सर आपको। और आपकी वजह से आपने मुझे सजेस्ट किया, मैं बता देता हूँ ऑडियंस को कि सर ने मुझे स्पेशल पॉपुलेशन के लिए बोला था कि आप कोर्स करो, तो इसके लिए भी मैंने स्टार्ट किया है स्पेशल पॉपुलेशन। नहीं, करना चाहिए आपको। एक हो, हर एक ट्रेनर को अपने लाइफ में एक ना एक प्रोग्रेसिव करना चाहिए, एक नए स्टेप पे जाना चाहिए। आप एक स्टेप नहीं हो सकते। आप अपना नॉलेज नहीं बढ़ाओगे, सिंपल सी बात है, आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। इफ आई एम पेइंग फॉर अ 5-star होटल एंड आई एम पेइंग फॉर अ 2-star होटल, देयर इज अ डिफरेंस। मैं 5-star होटल क्यों पे करता हूँ? क्योंकि आपकी सर्विस है। वैसे ही आपको अपने आप को एक 5-star या 7-star रेटिंग में लेके आने का है, तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। अपग्रेडेशन इज इम्पोर्टेंट। हर एक ट्रेनर, कोई भी हो, कीप ऑन अपग्रेडिंग योरसेल्फ। ओके, सो जस्ट लाइक मी, आई हैव स्टार्टेड एज अ फ्लोर ट्रेनर, सर्टिफिकेशंस करते गए, अपग्रेडेशन, मिडिल मैनेजमेंट, देन मैं सीनियर मैनेजमेंट। सो अपग्रेडेशन करोगे तब मैं उसमें उस लेवल पे पहुंच सकता सब हो गया अपग्रेड। हूं। आप अगर बोलोगे कि मैंने फर्स्ट सर्टिफिकेशन किया और मैं बैठ गया, उससे नहीं होगा, नहीं होगा। मैंने देखा है, लोग 15-16 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, एक सर्टिफिकेशन किया था, उस सर्टिफिकेशन को भी वो लोग ने अपग्रेड नहीं किया है। वो सर्टिफिकेशन का वैलिडिटी भी 2 साल का रहता है, 2 या 3 साल का रहता है ना, फिर दो हमें साल अपग्रेड का करना रहता रहता है। ओके, ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस में 2 साल का रहता है, 3 साल का डिपेंड। वो 3 साल के बाद आपको फिर से एग्जाम देना है और उसको अपग्रेड करना है। हाँ, वो भी वो लोग नहीं नहीं करते। करते। आपने दूसरा वाला तो करना ही सोचना है। एक्स्ट्रा नॉलेज के पीछे भागते ही नहीं है। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एक्स्ट्रा नॉलेज के पीछे वो भागते हैं। अभी एक मिल गया है ना, कोई कुछ भी बोले, नॉलेज इंपॉर्टेंट है। ये कोई भी आके ज्ञान दे, वो टीवी सीरियल देखते आते बोलते पावर, ये वो, नॉलेज इज द पावर। नॉलेज इज द पावर। ओके, आचार्य चाणक्य ने भी अंपायर खड़ा किया। ये दारिद्र, आपकी बॉडी को बनाना है तो भी आपको नॉलेज की ज़रूरत है, और वही नॉलेज आप पास ऑन कर सकते हो अपने क्लाइंट्स के ऊपर, और क्लाइंट्स भी अपने आप बनेंगे, उनके लाइफस्टाइल वो चेंज होते जाएंगे। आपका गोल सिर्फ एक ही रहना चाहिए कि मैं अगर ट्रांसफॉर्म हुआ, मुझे अपने क्लाइंट को भी ट्रांसफॉर्म करना है। एक उससे सिर्फ एक रेवेन्यू मत समझो क्लाइंट को। जिस दिन ट्रेनर क्लाइंट को एक सिर्फ रेवेन्यू समझने लग गया ना, तो उसका ग्रोथ नहीं होगा। मेंबर का ग्रोथ नहीं होगा क्लाइंट का। हाँ, ना आपका ग्रोथ होगा ना क्लाइंट का ग्रोथ होगा। क्लाइंट को एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट समझो कि इसको ट्रांसफॉर्म करना है मेरे को, और उसको देख के और 10 लोग अपने आप तो ट्रांसफॉर्म। मेरा रेवेन्यू बढ़ जाएगा, फिर वो सजेस्ट कर सकती है, रेफरेंस कर सकती है। देखो, क्लाइंट से ही क्लाइंट आता है। हाँ, आप कितने भी बैनर बाहर लगा लो, कितना भी सोशल मीडिया पे ऐड दे दो, लेकिन जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी रहती है जो आपके लिए जमा होती है, वो अलग रहती है। हाँ, इफ आई एम ट्रस्टिंग यू
आई से कि आप अगर बोलोगे कि नहीं यार सर आपने बहुत अच्छी बॉडी बनाई है, कहाँ जाते हो? मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये वर्कआउट करता हूँ, ये मेरा ट्रेनर है, ऐसे ऐसे सारी ठीक है, चीज़ें मेरे को भी बताऊंगा। ट्राई करना है, आएगा? पक्का आएगा। आपके ऊपर विश्वास है उसको, हाँ। बराबर। आप उसके फ्रेंड हो, आपके ऊपर विश्वास है। मैं होल्डिंग देख के क्यों विश्वास करूंगा? वो कुछ भी हो सकता है। कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इतना मेरा पैसा चले जाएगा, सारी चीज़ें। ये इंपॉर्टेंट है, सर्विस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, चलिए थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। टाइम निकालने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई पॉडकास्ट, माई फर्स्ट पॉडकास्ट। और कमेंट्स ज़रूर करना, बताना कि कैसा है, आपको कैसा लगा पॉडकास्ट, कितना नॉलेज आपको मिला, क्या क्या चीज़ें आपने इंजरी फेस किया है और आप इंजरी से डील कैसे कर सकते हो, सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अब पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया है हमने, तो अब हम धीरे धीरे पॉडकास्ट करेंगे, नए नए लोगों को लेके आएंगे, नए नए गेस्ट को लेके आएंगे एंड ग्रो करेंगे साथ में। बहुत सारी नॉलेज वाली बातें करेंगे, फिटनेस से रिलेटेड और भी दूसरी बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो भी करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।